Instability. From the past few years, this has been the buzzword of world politics. This is not an exaggeration. ये कोई exaggeration नहीं है. जितना कुछ पिछले कुछ साल में हुआ है उतना शायद आप decades में होते हुए देखते हो world politics में. The entire world is literally burning and there are multiple examples of it. पुराना crisis खत्म नहीं होता और नया crisis start हो जाता है. इसके बहुत सारे reasons हो सकते हैं. But let's just look at this crisis firstly. 2022 there was this start of Russia-Ukraine war. जब रशिया यहाँ पर डिसाइड करता है that I have to invade in Ukraine. उसके पहले इसके इंडिकेशंस आ रहे थे बिकॉज रशिया ने जपर्ड एक्सरसाइजेस कंडक्ट की थी जस्ट यूक्रेन की बॉर्डर पर. यूक्रेन के अंदर यहाँ पर टर्मोइल हो रहा था. लोग बोल रहे थे दैट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ नेटो और इन्होंने अपने लिए एक कमेडियन लीडर को चुन लिया था ऑफ कोर्स. लेकिन जब वॉर स्टार्ट होता है तब जितने लोगों को लग रहा था कि नहीं 21st सेंचुरी मॉडर्न वॉरफेयर इज नॉन कन्वेंशनल इन नेचर, इट इज हाइब्रिड इन नेचर. इंडिया चाइना या कन्वेंशनल कंट्रीज टाइप वॉरफेयर आज के टाइम पीरियड में नहीं होते जहां पे एक तरफ एक देश है दूसरी तरफ दूसरा देश है. आज के टाइम पीरियड पे तो हाइब्रिड वॉरफेयर होते हैं. जैसे टेररिस्ट आकर किसी कंट्री पे अटैक करते हैं, जैसे पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करता है टू अटैक इन इंडिया. दीज टाइप ऑफ थिंग्स हैपन, राइट. कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं होता. लेकिन तब ये नोशन टूटा और हमने देखा है कि कन्वेंशनल वॉरफेयर इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल वॉरफेयर ऑलवेज हैपनिंग. इट डिपेंड्स ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द कंट्री विच इज स्टार्टिंग द वॉर. जो वॉर स्टार्ट कर रहा है इस केस में हमारा व्लादिमीर पुतिन हु लाइक्स टू प्ले द गेम ऑफ चेस अराउंड द वर्ल्ड और बहुत जगह पे यूएस को बाय द वे डिफीट कर चुके हैं डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज. तो व्लादिमीर पुतिन के लिए ऑफ कोर्स यूक्रेन को नाटो की तरफ गिव अवे करना वाज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबिलिटी क्योंकि इतना सारा फिर वास्ट स्ट्रेच उनको डिफेंड करना पड़ता है यूक्रेन वाला जो लैंडमास है विथ नेटो एंड दैट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल फॉर देम. इनकी इनफैक्ट डेमोग्राफिक जो इनका है वो भी चेंज हो रहा है. धीरे धीरे रशिया विल एज नाउ. तो ऑफ कोर्स दे न्यू दैट दिस इज द टाइम टू स्टार्ट द वॉर एंड दे डिड एंड मे बी दे कुड विन ऑल्सो बिकॉज आज के टाइम पीरियड में वोलोदिमिर जेलेंस्की को कौन सपोर्ट करेगा. अब इनके जो प्यारे जो है वो तो चले गए हैं ऑफ कोर्स और ट्रंप तो इनके मिस कॉल्स रिसीव करेंगे नहीं. एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट द सिचुएशन इज चेंजिंग इन यूएस ऑल्सो. इवन कमला हैरिस लेट्स से अभी पोल्स स्टिल वी कैन से दैट देयर इज अनसर्टेनिटी बट स्टिल आइदर वे अब सपोर्ट उतना है नहीं एंड ही इज नॉट बीइंग दैट मच प्रायोरिटाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड. अब ये क्राइसिस में इंडिया क्या बोल रहा था, वी शुड टॉक, हैव म्यूचुअल टॉक्स, आओ टेबल पर बात करो, डिस्कस करो, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके बॉस, ठीक है, हम हर क्राइसिस में यही बोलेंगे. मे बी दैट वुड हैव बीन द प्रूडेंट सिचुएशन है. बट हाँ, हमने क्रूड ऑयल खरीदा, दैट इज अनदर सिनेरियो. बट आप देखो ये क्राइसिस खत्म नहीं हुआ, अभी भी चल रहा है और सडनली नेक्स्ट क्राइसिस स्टार्ट हो गया इन 2023 जस्ट आफ्टर 1.5 years आफ्टर. एंड ये हुआ अक्टूबर 7, 2023 को. अब होता क्या है, हमास अटैक करता है किसकी तरफ, इजराइल की तरफ. अब हमास वाज सिचुएटेड इन गाजा पट्टी, गाजा स्ट्रिप. इनफैक्ट गाजा स्ट्रिप से तो इजराइल ने बॉर्डर्स को बहुत सिक्योरली सेफ कर रखा था ना. फेंसिंग थी, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरास थे और सारी टेक्निकल इंटेलिजेंस थी. लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत सारे टैंक्स अरेंज किए, ये जो फेंसिंग होती है वायर फेंसिंग उसको तोड़ा, सीसीटीवी को शूट किया एंड दे स्टार्टेड गेटिंग इंट्रूडिंग इनसाइड द बॉर्डर. दैट शोज द फेलियर ऑफ टेक्निकल इंटेलिजेंस. इनफैक्ट इजराइल उस टाइम पीरियड पर पूरा प्रोटेस्ट से बॉइल्ड था. नेतन्याहू के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहे थे एंड दैट्स व्हाई मे बी इनका ध्यान न गया हो. सो दैट शोज इन दी वर्ल्ड अफेयर्स कि आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस हमेशा रखनी चाहिए. इनफैक्ट अभी जो जम्मू में चीज़ें हो रही है उससे भी हमें यही पता चल रहा है. सो दैट्स देयर, ये हमें रियलाइज हुआ. अब उसके बाद क्या होता है, देखो यहाँ रशिया को लगा कि दैट्स अ गुड लेवरेज. अब यूक्रेन से ध्यान हटाना हो तो क्या करना है, यहाँ ध्यान ज़्यादा कर दो, ईरान को ज़्यादा सपोर्ट करो. दिस विल बी डन बाय रशिया एंड चाइना. देखो हमास किसका एजेंट है, ईरान का, और ईरान किसका एजेंट है, रशिया एंड चाइना का. सो ऐसे करके आप इजराइल को एंगेज रखो. इजराइल एंगेज रहेगा, जाएगा अपने पापा के पास, जो बाइडेन के पास. फिर यूएस एंगेज रहेगा ज़्यादा. इनफैक्ट यूएस ने अपने आप को यहाँ पर एंगेज किया भी. अब होता क्या है, जब हमास पे प्रेशर पड़ने लगता है और गाजा को ऑलमोस्ट ये ग्राउंड पे रेस करने लगते हैं, तब आता है पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस सामने. हुतीज यहाँ शिपिंग लाइंस को
अटैक करने लगते हैं कि भैया अगर तुम यहाँ करोगे तो तुम्हारी इजरायली शिप्स को हम यहाँ से पास ही नहीं होने देंगे। कुछ कुछ तो इंडियन शिप्स को ज़बरदस्ती पकड़ लिया। लाइकवाइज हिजबुल्ला यहाँ पर मिसाइल स्ट्राइक्स की तैयारी कर रहा था और इसराइल को डरा रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स हिजबुल्ला इज स्ट्रॉन्गर देन हमास एंड हुतीस, तो इनसे थोड़ा इसराइल को डर लगता भी है, ये गवर्नमेंट में बैठे हैं लेबनान की, सो ऑफ कोर्स। तो आप देखो अब इतना सब कुछ होगा एट द बिहेस्ट ऑफ आर चेस प्लेयर्स। तो यहाँ जो बाइडेन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन कंडक्ट करवा लेंगे कुछ यूरोपियन पावर्स के साथ मिलकर। इनफैक्ट कुछ कुछ इसमें पावर्स ऐसी हैं जिनको शायद ये करना भी नहीं था, तो ये 2-4 पुलिस वाले भेज देते हैं यूएस के साथ और उसके साथ ये ऑपरेशंस कंडक्ट करवाते हैं सेफ्टी ऑफ शिपिंग वगैरह के लिए। ऑल राइट, अब आप देखो यहाँ इनका क्या रोल है। सऊदी अरेबिया, इराक, ओमन, आपका यहाँ पर इनफैक्ट सीरिया तो इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का पार्ट ही है। जितना ईरान सपोर्ट देता है वो सीरिया के थ्रू ही लेबनान पहुंचता है हिजबुल्ला को, और इवन हमास को भी सीरिया के थ्रू बहुत बार पहुंचता है। सो दैट्स देयर। सीरिया तो सपोर्ट में है हमास के, पैलेस्टीनियन कॉज के, ईरान के इनफैक्ट कॉम्प्रोमाइज है, रशिया का एजेंट है ऑलमोस्ट बशर अल असद। बट यहाँ ये जो कंट्रीज है ना, सऊदीज, आपका यूएई, ओमान, इनफैक्ट इन कंट्रीज का रोल अलग है। देखो ये इनको पता है कि यूएस के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस आज भी इनके यहाँ पर है, और जैसे ये यूएस के ऑपोजिट कुछ स्टैंड लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या फिर इधर उधर कुछ जो बाइडेन के खिलाफ बोल दिया, नो, एज सच मिलिटरीली अगर ये स्टैंड लेंगे ना तो इनके मोनार्की को मिनटों में यूएस टॉपल कर देगा अपना किसी न किसी बेस से ट्रूप्स ले जाकर, और इनको उस पर्टिकुलर मोनार्क को शूट करके टॉपल कर देगा रिजीम में। और रिजीम टॉपलिंग ये चाहेंगे नहीं, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग रिजीम्स हैं। और ऐसे ही आप देखो इजिप्ट वाज अ विक्टिम ऑफ अरब वॉर। याद करो अपना जो अरब स्प्रिंग था 2011-12, डेमोक्रेसी के लिए कहाँ से, तुनीसिया वगैरह से हुआ क्या, डेमोक्रेसी आई नहीं आई। तो अब यहाँ देखो यहाँ रिजीम चेंज हो चुकी थी, यहाँ आपके जो मेजर डिक्टेटर्स हैं वो जा चुके थे, अब यहाँ मिलिट्री रूल आ चुका। अब ये लोग दे हैव बीन साइलेंट बिकॉज प्राइमरली इजराइल के साथ इनका एक सॉर्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन है राइट सिंस कैंप डेविस अकॉर्ड्स ऑफ 1970s। तब से ये लोग शांति बना के बैठे हैं। ये लोग बोलते हैं कि जो भी सपोर्ट जाता है हमास को, ये जो टनल्स हैं यहाँ से सिनाई पेनिनसुला से गजा स्ट्रिप में, वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ पता है ज़रूर। इजिप्ट ये नहीं बोल सकता कि इनको बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हाँ ऑन द फेस ऑफ इट दे हैव बीन साइलेंट। सो ये इतना हमने देख लिया। अब ये क्राइसिस खत्म नहीं हुआ था, हमारे ऑयल पर इस पर इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस थे। इनफैक्ट इंडियन डायस्पोरा कुछ कुछ इजराइल में बेस्ड है, हमारी एक सेलिब्रिटी वो इस टाइम यही थी जब हमास ने अटैक किया, उनको हमने निकाला। सो दैट वाज देयर। अब हमारे यहाँ पर इससे सोशल मीडिया पोलराइजेशन हो गया, पूरे वर्ल्ड में तो हुआ ही है, यूएस पॉलिटिक्स हर जगह इसका इम्पैक्ट पड़ा है, बट इंडिया में भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। बाय द वे अगर आप एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना चाहते हो यूपीएससी के लिए एंड दैट टू फॉर 2025 और 2026, तो आप हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हो, राइट? तो इससे आपको एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा फॉर योर प्रिपरेशन। और इसी के साथ साथ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द बैचेस फाउंडेशन आइदर इंग्लिश और हिंदी वाली मुखर्जी नगर में, इंग्लिश वाली करोल बाग में, और इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आउटसाइड ऑफ दिल्ली इन यूपी प्रयागराज, तीनों केसेस में आप इंक्वायर कर सकते हो। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक्स है, वहाँ पर क्लिक करके। सो दैट इज देयर। कोर्स बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, सारे फीचर्स आपके लिए कवर्ड रहेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट अनअकैडमी ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर बेटर अपडेट्स, करंट अफेयर्स, नॉलेज, सारा जो कंटेंट है फ्री में फॉर दैट। एंड इसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो वीडियो के नीचे प्रोवाइडेड है। अब इसके बाद ये क्राइसिस खत्म नहीं हो रहा था, अभी आप देखो 2024 एक साल भी नहीं हुआ है पिछले इंसिडेंट को, और अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने पूरी रिजीम ही टॉपल कर दी। एक बहुत ही छोटा सा मैटर होता है अवामी लीग का कि भैया जो भी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें 30% रिजर्वेशन ग्रैंड चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन को देंगे जिन्होंने 1971 के इंडिपेंडेंस वॉर में हेल्प की है। अब हमारे लिए ऑन द फेस ऑफ इट ये रिजर्वेशन का मैटर है, तो इससे गवर्नमेंट तो टॉपल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ के स्टूडेंट्स का कुछ और ही कहना था। इन्होंने कहा कि क्यों आप थर्ड जनरेशन को रिजर्वेशन देना चाहते हो, इंडिपेंडेंस मिले बहुत टाइम हो गया। दूसरा, इन लोगों को ये कंसर्न था कि शेख हसीना हर जगह पर मुजिबुर रहमान का नाम यूज़ करती हैं, हर स्पीच में मुजिब के बारे में बताती है, हर चीज़ मुजिब को एट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन इनके जो काम है वो शायद ऐसे कुछ नहीं है। तो पीपल हैड दीज ग्रीवेंसेस, जिसको ऑफकोर्स चाइना ने और हमारे डियर नेबर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं से इसको पूरा टैप किया। और अवामी लीग की जो अपोजिशन थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सपोर्टेड बाय जमात इस्लामी एंड ऑल सच
इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस, इनको सपोर्ट करते हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया, एनआरकी को सपोर्ट किया और रिजीम को टॉपल कर दिया ऑलमोस्ट। इनफैक्ट शेख हसीना कुछ मिनटों से बची है, इनके मिलिट्री ने कह दिया था शेख हसीना को कि आप जाओ, अब जो लोग आ रहे लॉन्ग मार्च में ढाका की तरफ, आपके रेसिडेंस की तरफ, उनको हम नहीं रोक रहे, हम कर्फ्यू नहीं लगा रहे। तो इन्होंने मिलिट्री को बोला कि मुझे कुछ दिन का और टाइम दो, मैं सिचुएशन को कंट्रोल करती हूँ, बिकॉज शेख हसीना को पता था मिलिट्री एनी टाइम कू लगा सकती है। तो ऐसा थ्योरीज कह रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि क्योंकि उनका एक रिलेटिव बैठा था मिलिट्री चीफ, तो दैट्स वाई वकर-उज़-ज़मान, उस रिलेटिव ने, मिलिट्री चीफ ने शेख हसीना को भागने दिया कि तुम्हें मैं कुछ मिनटों का टाइम देता हूं, चले जाओ भैया, और इससे तुम बच जाओगे और बाकी यहाँ जो होना होगा होगा। सो दैट्स वाई शी वॉज इवैक्यूएटेड विद द हेल्प ऑफ इंडियन राफेल, और फिर ये हिंडौन एयरबेस पहुंचती है इंडिया के और अजीत डोभाल वगैरह से मिलती है। तो यहाँ आप सिचुएशन देखो, इंडिया के लिए दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसके आसपास नेपाल भूटान है, इनफैक्ट डोकलम का ट्राई जंक्शन इसके सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जस्ट नॉर्थ में है, जहां पर इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ 2017 में, राइट। अब यहाँ पर रेफ्यूजीज को अब क्या हो रहा है, जो हिंदू माइनॉरिटी है और जो ऐसे लोग हैं जिनको इस्लामिक जो यहाँ के रिजीम्स हैं, बांग्लादेश के पूरे इकोसिस्टम्स है वो नहीं चाहते, वो यहाँ हिंदू माइनॉरिटीज को पुश करे इस तरफ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, सो दैट ये लोग इंडिया से रेफ्यूज मांगे और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आकर बस जाए। अब इनमें कुछ स्लीपर सेल्स होंगे, रेडिकलाइज्ड लोग होंगे, वो यहाँ आकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आकर समहाउ दे विल क्रिएट न्यूसेंस, ठीक है। जब उनके आका उनको एक्टिवेट करेंगे आफ्टर 5 years 10 years, तो ये यहाँ इस एरिया को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो नॉर्थ ईस्ट गया। सो देयर इज अ लॉन्ग प्लानिंग टू इट। अब आप देखो इसके बाद क्या होता है, ये चल ही रहा था, उसी के साथ साथ यूके में वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं। कुछ वीक्स पहले यूके की एक शहर की एक डांस एकेडमी में 3 छोटी छोटी बच्चियां मारी जाती हैं। अब यहाँ किसी ने अटैक किया था, अब जिसने अटैक किया था वो यूके का ही एक पर्सन था, वेल से बिलोंग करता था और वो रवांडन ओरिजिन का था, लेकिन जनरली यूके में अटैकर्स की आइडेंटिटी को अनोनिमस रखा जाता है, तो कुछ टाइम के लिए इस अटैकर की आइडेंटिटी को अनोनिमस रखा, लेकिन लोगों में था गुस्सा, एंड दैट टू द एंटी इमिग्रेशन वेव। देखो जब से ब्रेक्जिट हुआ है ना, डेविड कैमरून ने यहाँ ब्रिटेन में जब से डिसाइड किया 2016 से कि रेफरेंडम करते हैं, ब्रिटेन को यूरोप से एग्जिट करना है या नहीं, इसका रेफरेंडम करवाइए। जब से ये रेफरेंडम हुआ है तब से आप देखो इनकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई है। इसके पहले ये जो सेल्फिश रेस है, ये बहुत सेल्फिश है, आपको पता ही होगा, 200 साल रूल किए हमारे ऊपर, राइट। इनको क्या लगता था, ये डॉलर्स और ये इतने सारे ब्रिटिश पाउंड्स हर हफ्ते यूरोपियन यूनियन को भेजते हैं, एंड इन रिटर्न जब भी इराक में, सीरिया में क्राइसिस होता है तो लोग मेडिटेरेनियन सी को क्रॉस कर करके कूद फांद के यूरोप में आते हैं, और उसके बाद यूरोप के शेंजन एरिया का फ़ायदा उठाते हुए ये यूके में भी आते हैं, स्ट्रेट ऑफ डोवर को क्रॉस करते हुए फ्रांस से, और फिर यूके में बस जाते हैं, और फिर यहाँ पर आकर असाइलम के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब जो असाइलम के लिए अप्लाई करता है कि मैं खतरे में हूँ, मेरे देश में मुझे बचाओ, उसको आप भगा तो नहीं सकते यूँ, राइट। यूएन के कन्वेंशंस हैं, यूके खुद सिग्नेटरी है, तो अब यहाँ इनको अकोमोडेट करना पड़ता है। तो इन लोगों को लग रहा था दे आर केपेबल ऑफ एवरीथिंग, इन्होंने कहा भैया ब्रिटेन यूरोप से एग्जिट करेगा, लेकिन ये भूल गए कि इमिग्रेशन टॉपिक के अलावा भी यूरोपियन यूनियन बहुत सारी चीज़ों में ब्रिटेन को हेल्प करता है। जैसे रॉ मटेरियल्स बहुत बार यूरोपियन यूनियन से यहाँ आते हैं, बहुत बार इनके प्रोडक्ट्स ईयू खुद खरीदता था, फ्रांस जर्मनी खुद खरीदते थे। ये पूरा ट्रेड डिस्टर्ब हो गया जैसे जैसे ब्रेक्जिट को ऑपरेशनलाइज किया गया, ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट था इसको ऑपरेशनलाइज करना क्योंकि बहुत लिंकेजेस थे, लेकिन उसके बावजूद किया गया। अब देखो क्या होता है, मजे की बात, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कम होने लगता है, लेकिन लोग ये नहीं मानते कि हो सकता है कि उन्होंने खुद गलती की हो ब्रेक्जिट करके। अब लोगों को क्या रियलाइज होता है कि ठीक है ऐसा हो गया, लेकिन अब फिर क्या, ये लोग क्या करते हैं और ऐसे कुछ सोचते हैं कि अच्छा और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाता है। इंडियंस ने भी रिसेंट टाइम पीरियड में यूके में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को विटनेस किया है। अब उसके साथ साथ यहाँ कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे इनकी नेशनल हेल्थ सर्विस, गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट। इनकी पूरे हेल्थ सर्विस गवर्नमेंट नेशनल हेल्थ सर्विस से चलाती है, हर इंसान को हेल्थ फ्री है वहाँ पे। अब यहाँ पे नर्सेज की कंडीशन बहुत टाइम से खराब थी, तो नर्सेज इसी टाइम पे स्ट्राइक कर देती है। फिर पेंडेमिक आ जाता है, पेंडेमिक से हेल्थ केयर पे और प्रेशर बढ़ जाता है और सिचुएशन टाइट हो जाती है। सो ऑल ऑफ दीज एंड सम रॉन्ग डिसीजंस ऑफ कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पे सिचुएशन को और बुरा कर देते हैं। तो अब आप देखो होता क्या है, ये सारा गुस्सा जो है वो फूटा है फाइनली इनटू एन एंटी इमिग्रेशन वेव, और ये अभी इसलिए फूटा है क्योंकि कुछ टाइम पीरियड पहले यहाँ पर लेबर गवर्नमेंट आई है, 14 साल बाद यहाँ लेबर गवर्नमेंट लेड बाय कीर स्टाइमर जीती है। और
ऑफ कोर्स लेबर पार्टी का क्या यहाँ पर रोल रहेगा? लेबर पार्टी इज नॉर्मली unlike the right wing or center right parties or the conservative parties, they have been more pro to immigration. लोग ऑलरेडी गुस्सा हैं, लोग ऑलरेडी नाराज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा उनको कौन लीड करे, और वहां पर आप इस टाइप की सिचुएशन लाओगे, पीपल विल रिएक्ट, तो एंटी मुस्लिम जो प्रोटेस्ट हैं वो अगेन राइज हो गए. सो दैट इज देयर. अब इतना हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ में एक और क्राइसिस आ जाता है एंड दैट इज वेनेजुएला. वेनेजुएला में क्या होता है? देखो, वेनेजुएला का एक डिक्टेटर है रॉबर्ट मडूरो. ही हैड बीन रूलिंग इन वेनेजुएला फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इलेक्शंस हुए हैं जहां पर रॉबर्ट मडूरो ने या तो रिगिंग की है, या तो इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं करवाया है, या तो यहाँ पे एलिगेशंस रहे हैं ऑपोजिशन के कि भैया ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं थे, यहाँ पे रिगिंग हुई है. पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो गुआइडो नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे इसके अगेंस्ट खड़ा हुआ था, और ऐसा कहा जा रहा था, ऑपोजिशन भी बोल रहे थे कि मदुरो नहीं जीते, एक्चुअल में गुआइडो जीते. लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पर ये भी एलिगेशंस है कि यूएसए यहाँ पर आकर इंटरफेयर करता है एवरी टाइम, बिकॉज मडूरो के बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं कहे जाते हैं रशिया के साथ, इवन चाइना के साथ, और यूएस हमेशा से इन कंट्रीज में, स्पेशली ये जो आप नॉर्दर्न बेल्ट देख रहे हो और ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज देख रहे हो, सेंट्रल अमेरिकन रीजन्स देख रहे हो, यहाँ पे यूएस ने हमेशा इंटरफेयर किया है. याद करो पनामा कैनाल, आज से 100 साल पहले पनामा कैनाल का इटसेल्फ कंट्रोल यूएस के पास में था बहुत टाइम पीरियड तक. बहुत मुश्किल से यूएस ने पनामा कैनाल पर अपना कंट्रोल छोड़ा है. इनफैक्ट वेनेजुएला को आप देखो, वेनेजुएला तब भी सर्वाइव कर गया है जैसे तैसे यूएस के ऑनस्लॉट को, क्योंकि इनके यहाँ पर पेट्रोल मिलता है. इनके कुछ रीजन्स हैं, जैसे आप देखो करकस, यहाँ पर लेक मराकाइबो है इस तरफ, यहाँ पेट्रोल बहुत अच्छा मिलता है क्वांटिटीज में. अब ये क्या करते हैं? क्रूड ऑयल बेचते हैं. अमेरिकन इनके ऊपर सैंक्शंस लगा भी दे तो ये अपनी करेंसी चेंज कर देते हैं. इन्होंने अपना पूरा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्रिप्टो करेंसी अडॉप्ट कर ली थी और उसको पेट्रो नाम दे दिया था कुछ साल पहले, और इससे ये जैसे तैसे सैंक्शंस को निपटने की कोशिश कर रहे थे. अब अगेन रशिया और उसके साथ साथ वाली कंट्रीज है वो तो सपोर्ट में है ही मदुरो के. सो दैट्स वाई जैसे तैसे करके दे आर सर्वाइविंग. लेकिन हर इलेक्शन में इनकी ऑपोजिशन में एक ऐसा कैंडिडेट खड़ा होता है जिसको कहीं ना कहीं यूएस सपोर्ट कर रहा होता है, और जिसके खिलाफ ये कंट्रीज, ये जो मदुरो हैं ये खड़े होते हैं. ये जनरली बोलते हैं कि ये यूएस का एजेंट है, और वो जो ऑपोजिशन है वो बोलते हैं कि मदुरो इज अ डिक्टेटर, और ये चलता रहता है, राइट. अब यहाँ सबसे जो बड़ी कैजुअलिटी है दैट इज ऑफ पीपल आर नाउ प्रोटेस्टिंग बिकॉज दे आर फेड अप ऑफ ऑल ऑफ दिस. तो इतना लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं मदुरो के खिलाफ दैट नाउ ही शुड गो, क्योंकि आप देखो चाहे वो एंटी यूएस हो या प्रो यूएस हो, लेकिन यूएस उनके खिलाफ है और इसकी वजह से कंट्री को सफर करना पड़ रहा है. सो ऑफ कोर्स पीपल विल से कि जाओ अब कोई बात नहीं, आप निकलो, एटलीस्ट हमारे लिए फायदा हो, राइट. सो दैट इज देयर. इतने सारे चैलेंजेस में अब एक और चैलेंज आ जाता है. देखो इतना कुछ हो रहा है, काफी नहीं था, अब पेरिस ओलंपिक्स में भी कंट्रोवर्सीज निकलने आ जाती है. इस साल का जो पेरिस ओलंपिक्स है, दिस माइट हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ओलंपिक्स. वैसे तो पास्ट में ऐसे भी ओलंपिक्स हुए हैं जहां लोगों ने ब्लैक रिबन्स को रेस किया है टू फाइट अगेंस्ट वाइट डिस्क्रिमिनेशन, टू फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन उसके बावजूद दिस ओलंपिक्स हैज बीन कंट्रोवर्शियल. व्हाई? बिकॉज सबसे पहले तो यहाँ फ्रांस ने जो ऑर्गेनाइजेशन किया है दैट वाज वेरी मेसी, वेरी बॉस्ड अप. अगर यही इंडिया में हुआ होता दिल्ली में तो लोग हमारा खून पी जाते कि आखिर इंडिया एक कंजूस कंट्री है, करप्ट कंट्री है, भ्रष्ट कंट्री है, इसलिए ऐसा हो रहा है. समझ रहे हो आप क्या होता है? सबसे पहले पेरिस की जो कुछ रिवर्स हैं ये बहुत पल्यूटेड है. अब जस्ट ओलंपिक्स के पहले पेरिस की मेयर इन रिवर्स में स्विम करके दिखाती है, सबको बोलती है कि देखो यहाँ पर जितने भी इवेंट्स होने, इनफैक्ट वाटर के इवेंट्स होने, उसके लिए पानी स्विमिंग के हिसाब से सेफ है. लोग तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन उसी के कुछ टाइम बाद एक सेरेमनी भी हो जाती है, ओपनिंग सेरेमनी, और उसके बाद पता चलता है कि ये जो वाटर्स है ना इसमें ई कोलाई के लेवल्स बहुत ज़्यादा है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा से बैक्टीरिया निकलते हैं उसके लेवल्स बहुत ज़्यादा है. तो शुरुआत में ही बॉचअप हो जाता है. अब उसके बाद जब लोग एथलीट्स अपने पोडियम्स पहुंचते हैं, अपने रेसिडेंसेस पे पहुंचते हैं, अब वहां पे क्या होता है? ओलंपिक विलेज के अंदर इनके कमरों में कोई एसी नहीं होता, एयर कंडीशनर नहीं होता. बहाना क्या कि देखो भैया क्लाइमेट फ्रेंडली है इसलिए हमने ये नहीं लगाया, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए एयर कंडीशनिंग यूज़ नहीं करेंगे. अब उसके बजाय ऑल्टरनेटिव देते हैं कि नहीं बहुत ही एडवांस्ड वाटर कूलिंग सिस्टम है. कुछ टाइम पीरियड पे पता चल जाता है कि नहीं भैया ऐसा नहीं है. एक एथलीट, इनफैक्ट मेडल विनर, वो यहाँ गार्डन में सोता हुआ दिखाई दिया था ओलंपिक विलेज में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हीट. उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं कुछ स्टेप्स लेते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो तुम एसी ले सकते हो लेकिन रेंट पे ले लेना. अब मुझे बताओ
ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन पार्टिसिपेंट्स हैं ओलंपिक्स में जो शायद इस हाई रेंट को ऑर्गेनाइजर्स के अफोर्ड ना कर पाए। तो अब क्या पैसे के हिसाब से लोगों का ओलंपिक जैसे हाई स्टैंडर्ड वाले गेम्स में, एस्टीम्ड गेम्स में यहाँ स्टैंडर्ड डिसाइड होगा, कंफर्ट डिसाइड होगा, जस्ट बिकॉज वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इंडिया ने तो साफ साफ कर दिया, इंडिया ने एसीज इन गेम्स वाले जो लोग हैं इनके लिए भेज दिए, हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके लिए भेज दिए इंडिया ने, दिल्ली से पैक वैक करके अभी तक पहुंच भी गए होंगे। सो दैट इज देयर। अब नेक्स्ट जो होती है वो बॉक्सिंग की कंट्रोवर्सी आती है, ये आपने सुना होगा। ईमान खलीफ, इनके क्रोमोसोमल लेवल्स इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के हिसाब से पिछले साल XY थे, मतलब बायोलॉजिकली इनके जो क्रोमोसोम्स थे वो एक मेल की तरह थे, बॉय की तरह थे। लेकिन ऑफ कोर्स IBA ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, तो ये पिछले साल दिल्ली की चैंपियनशिप पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी। लेकिन इस साल क्या होता है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को वर्ल्ड की फेडरेशन डिस्क्वालीफाई कर देती है, उनका खुद का दर्जा खत्म कर देती है। तो दैट्स वाई ये अपने हिसाब से खुद चलते हैं। और ओलंपिक्स के हिसाब से इस बार के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वर्ल्ड कमेटी है, उनके हिसाब से भैया अगर आप अभी तक फीमेल की तरह लड़ रहे हो फीमेल कैटेगरी में तो आप फीमेल कहे जाओगे, मेल की तरह लड़ रहे हो मेल कहे जाओगे। आपके डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट में अगर फीमेल लिखा है तो फीमेल हो, मेल लिखा है तो मेल हो। अब इनको कौन बताए कि अगर कोई ट्रांसजेंडर हुआ मान लो, या फिर अगर कोई ऐसा पर्सन हुआ जिसमें डिसेबिलिटी हुई या डिफरेंसेस हुए सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन में, सेक्सुअल जीन्स में, मान लो वो बीच का है कुछ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपने पासपोर्ट में थर्ड जेंडर लिखवा पाएगा। ऐसी कंट्रीज में जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन कंट्रीज से यहाँ तो थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट हो सकता है, बहुत कंट्रीज में ना हो। तो ये पूरी कंट्रोवर्सी आई। अब ऐसा नहीं कह रहे कि ईमान खलीफ का ये केस था, बस वो मैंने आपके सामने रेस किया। पॉइंट ये था कि ईमान खलीफ यहाँ पर इनके क्रोमोसोम्स कुछ और कह रहे थे, स्टिल शी फॉट इन फीमेल कैटेगरी, और फिर यहाँ एक एथलीट इनके अगेंस्ट सिर्फ 46 सेकेंड्स ही टिक पाती है और फिर विड्रॉ कर देती है। सो दैट वाज द केस कि हो सकता है कि ये बायोलॉजिकली मेल हो, और कैसे बायोलॉजिकली मेल को खेलने दिया जा रहा है, दैट्स इट। अब इसके अलावा विनेश फोगट की वेट कंट्रोवर्सी आप जानते हो, बट इट वाज मोर रिलेटेड टू द रूल कि ठीक है जितना सेट क्राइटेरिया था उससे 100 ग्राम वेट ज़्यादा निकल के आ गया। बट ये बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स ने इसी साल रूल्स को चेंज किया। पिछले साल जो ओलंपिक्स हुए थे पिछली बार, वहाँ ये रूल्स डिफरेंट थे। पहले क्या होता था, जितने रेसलिंग के इवेंट्स होते थे सारे एक दिन में हो जाते थे, इन अ सिंगल डे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या डिसाइड किया कि देखो जितने रेसलर्स हैं, कुश्तीबाज हैं, ये सारे के सारे इस एक पर्टिकुलर दिन के लिए खाना पीना सब छोड़ देते हैं कुछ दिन पहले और अपने वेट को कम करते हैं। वेट कम करने का फायदा ये होता है कि आप एक तो उस क्राइटेरिया के अंदर आ जाओगे, 50 kg में लड़ रहे हो 50 kg में आ जाओगे। सेकेंड इज कि आपका वेट कम रहेगा तो आप ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा पाते हो क्योंकि आप एजाइल होते हो। रेसलिंग में ये बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स वाई लोग ऐसा करते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजर्स के हिसाब से इसका हेल्थ इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है। इसलिए इन्होंने क्या डिसाइड किया, इस बार जितने इवेंट्स होंगे 2 दिन में होंगे। पहला इवेंट आपका यहाँ पर जितने भी ऐसे सेमीफाइनल्स, फाइनल्स के लिए इवेंट होंगे और अगले दिन सारी मेडल्स की फाइट होंगी, सिल्वर की, गोल्ड की, इस टाइप से। तो कुछ इवेंट्स यहाँ पर सेकेंड डे के लिए रखे। फर्स्ट डे के लिए इंसान अपना वेट चेक करवाने के लिए 30 मिनट स्केल पे रह सकता है, ऑन एंड ऑफ। आओ वेट ज़्यादा लग रहा है, रिड्यूस करो उसको कुछ कुछ करके 15-20 मिनट में, दोबारा आ जाओ चेक करवाने, तो 30 मिनट्स के लिए स्केल पर रह सकते हो। सेकेंड डे के लिए आप 15 मिनट्स तक स्केल पर रह सकते हो। इनफैक्ट विनेश फोगाट कभी 50 kg की कैटेगरी में खेलती नहीं थी। हुआ ये था कि अंतिम पंगल को यहाँ 53-56 वाली कैटेगरी में खेलना था। सो दैट्स वाई इनको 50 kg में खेलना पड़ा। अब इंडियंस अगर सेम वेट कैटेगरी में खेलेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई करेंगे ना, उसका कोई सेंस नहीं है। इससे अच्छा वेट कैटेगरी अलग अलग रखो। सो बिकॉज ऑफ द चेंज्ड रूल्स 2 days इस बार जो पूरा इवेंट रखा गया, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इशू इंडियंस वर्सेज इंडियंस, यहाँ पर ये पूरी कंट्रोवर्सी तो क्या, ये आपकी ट्रेजेडी हुई सॉर्ट ऑफ, और इंडिया ने अपना एक पोटेंशियल मेडल भी लूज कर दिया। सो दिस वाज इट। अब आपको क्या लगता है, क्या हमारे वर्ल्ड में स्टेबिलिटी इतनी जल्दी आ सकती है? देखो मैं थोड़ी सी पेसिमिस्टिक हूँ, ऑल्दो वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, बट मैं पेसिमिस्टिक इसलिए हूँ बिकॉज जितना हमारे वर्ल्ड में चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल लेवल पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत जगह पे ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, बहुत जगह पे डिजास्टर्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। और साथ साथ आप जो जियो पॉलिटिक्स है वो भी और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, वो भी और ज़्यादा पोलराइज्ड होती जा रही है। तो एक न्यू कोल्ड वॉर देखने को मिल रहा है बिटवीन US एंड चाइना, बट ऑल्सो सपोर्टेड बाय रशिया। सो दैट्स वाई आप देखो वर्ल्ड लेवल पर इतने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। मेरे ख्याल से वी शुड ऑल फॉरगेट आवर डिफरेंसेस एंड ट्राई टू कोऑपरेट टू सेव आवर फ्यूचर जनरेशंस। बाकी आपको जो लगता है आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू पीपल, स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर, सब्सक्राइब।